हेलो माय सुपर डुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारी जानदार और शानदार सीरीज में, जिसका नाम है रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की। और हमारा नारा मिलकर मेहनत करेंगे, धूम मचाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आएंगे विद आवर रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की से। और आज बारी हमारे वर्किंग विद फंक्शंस को डिस्कस करने की। आई होप आप लोगों की जो एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। पाइथन रिवीजन टूर कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से सारे क्वेश्चंस कर लेना बच्चों, नहीं तो बैकलॉग रह जाएगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए हमारे इस टाइम टेबल को फॉलो करिए, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहो, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, बिलीव में। ठीक है, चलिए अब बारी हमारे फंक्शंस को डिस्कस करने के लिए। सेम चीज मॉर्निंग में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी चैप्टर एक्सप्लेनेशन की। इवनिंग में हम लोग इसी चैप्टर के बहुत सारे PYQs को सॉल्व कर रहे होंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। चलिए सब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फंक्शन से। अब देखो फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करता है वो क्या है, लोकल ग्लोबल वेरिएबल, सब कुछ कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बात आती है फंक्शन क्या है। देखो जब भी हम कोई एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट की बात करें ना, आपने भी 12th में प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। सो क्या होता है कि हमारे पास ना बहुत सारे काम होते हैं करने को, ठीक है। तो बहुत सारा बड़ा टास्क होता है हमारे पास करने को। तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड कि एक ही पर्सन पूरा हंड्रेड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखे या थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिखे, हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज योर फंक्शंस। या फिर अगर हमें लगता है कि कोई चीज मेरी बार बार रिपीट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आपका किसी हम लोग मॉल की बात करें, शॉपिंग मॉल की, ठीक है, वहां पर आप लोगों का बिलिंग सिस्टम है, राइट। तो हर कोई भी कस्टमर आएगा, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है, उसने अपना बिल तो लेना ही है, बिल कटवाना है, पेमेंट करनी है। तो ये चीज हर एक कस्टमर के साथ रिपीट हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, इसका एक फंक्शन बना करके रख लूंगी। जब भी रिक्वायरमेंट होगी मैं सिंपल उस फंक्शन को क्या कर लूंगी, कॉल कर लूंगी। राइट, क्लियर हुआ। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कि मेरे पास बहुत बड़ा टास्क है करने को, मैं एक साथ नहीं करूंगी, मैं उस टास्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस। अभी और डिटेल में करेंगे, प्रैक्टिकली भी करेंगे, सो डोंट वरी। अ फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स का कलेक्शन है, विच इज मेड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब अगर मेरे पास स्क्वायर रूट का फंक्शन है, तो वो फंक्शन वही टास्क परफॉर्म कर रहा है जो मैंने उसको कह रखा है, जिस चीज के लिए वो डेजिग्नेटेड है। वो सिर्फ स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा, आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करके नहीं देगा, राइट। Next है, instead of writing a large program, we can write small functions as a specific part of program to accomplish the task. ये चीज मैंने आपको बताई कि मुझे इतना बड़ा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्या करूंगी, स्मॉल स्मॉल फंक्शंस बना करके अपना काम कर लूंगी, और बाद में मैं उन सभी को क्या कर लूंगी, कंपाइल कर लूंगी, कंबाइन कर लूंगी। ठीक है, अब देखो जब भी मैंने क्या करा, अपना फंक्शन बना करके रख दिया। अब सिर्फ फंक्शन को बना करके रखने से मेरा काम नहीं चलता है, जब मुझे उसको अपने प्रोग्राम में बुलाना होगा, यानी कि यूज करना होगा, तो मुझे अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा एवरी टाइम। ठीक है, जब भी मुझे अपने फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, मैं उसको क्या करूंगी, कॉल करूंगी। ठीक है, एंड यू नो व्हाट, अभी तक आप काफी सारे फंक्शंस को यूज भी करते आए हो। जिस भी फंक्शन के आगे ये ब्रैकेट्स आ जाए ना, दैट मीन्स वो आपका क्या फंक्शन है। ठीक है, अब तक सोच के देखो, अभी हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ है, फिर भी हमने काफी सारे फंक्शंस पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े बताओ तो जरा। सबसे पहले आपने प्रिंट फंक्शन पढ़ा, जिसके आगे ये ब्रैकेट्स आ जाए। ठीक है, इनपुट फंक्शन पढ़ा, मैथ फंक्शन नहीं है बेटा, मैथ मॉड्यूल है। रेंडम फंक्शन नहीं है, रेंडम मॉड्यूल है, राइट, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। प्रिंट फंक्शन हो गया, इनपुट फंक्शन हो गया, इंट फंक्शन होता है। ठीक है, स्ट्रिंग लिस्ट में इतने सारे फंक्शंस पढ़े, हर एक के आगे ये ब्रैकेट्स हैं, तो दैट मीन्स वो आपका क्या हो गया, फंक्शन। अब जो आपने यूज किया है ना अपना, सपोज मैंने आपको बोला कि आप कुछ डिस्प्ले कराना है, आपने प्रिंट फंक्शन में लिख दिया। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है ना, आपने उस प्रिंट फंक्शन को कॉल किया है। ये फंक्शन तो आपने बनाया नहीं, ये तो बनाया है, आप सिर्फ इसको क्या करो, अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो। आप क्या करो, इसको अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो। ठीक है, आपने कोई भी एक नंबर लिया, आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, आपने बोला आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो ये इंट फंक्शन, ये जो आपने ये चीज लिखी है ना, ये बेसिकली आपका है क्या, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। ये आपकी कौन सी है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट।
बिकॉज इंट फंक्शन आपने नहीं बनाया, ये फंक्शन बना हुआ है पहले से, आप सिर्फ इसको क्या कर रहे हो, अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो। तो इनको अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए मुझे इनको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम खुद के फंक्शंस बनाना भी सीखेंगे। चलिए, तो अब देखो मुझे उनको कॉल करना पड़ेगा। वंस रिटर्न, एक बार मैंने फंक्शन बना करके रख दिया। फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम एज लाइब्रेरी फंक्शंस एज वेल। अब ऐसा नहीं है कि जिस प्रोग्राम के लिए मैंने उसको बनाया मैं उस फंक्शन को वहीं उसी प्रोग्राम में यूज कर सकती हूँ, नहीं, मैं अपने फंक्शन को एक लाइब्रेरी मॉड्यूल में बना करके भी रख सकती हूँ। यू नो व्हाट, कोविड के टाइम पर एक चैप्टर हुआ करता था यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज, जो आप लोगों का डिलीट हो चुका है। उसमें हम लोग क्या करते थे, कंप्लीट लाइब्रेरी पैकेज, उसके अंदर फंक्शंस, ये सब बनाते थे, फिर हम उसको इंपोर्ट कराते थे, वो सब। ठीक है, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीज थी, बट वो आपके फिलहाल नहीं है सिलेबस में। तो इसमें क्या किया, ऐसा नहीं है कि जिस प्रोग्राम के लिए आपने फंक्शन बनाया उसको वहीं यूज करोगे, नहीं, आप उसको किसी लाइब्रेरी में बना करके रख दीजिए, खुद की लाइब्रेरी में बनाकर भी रख सकते हो। फिर हम उसको जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको अपने प्रोग्राम में क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। नाउ वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कितने टाइप के फंक्शंस है, थ्री। कौन कौन से, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, कितने टाइप के फंक्शंस है, तीन टाइप के। कौन कौन से, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस है जो आपके पहले से बने हुए हैं। यू नो व्हाट, जो फंक्शंस आप अभी तक पढ़ते आए हो ना, वो सारे के सारे आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ठीक है, वो सारे के सारे आपके कौन से फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं। जो मैंने भी आपको सब एग्जांपल दिए, प्रिंट का, इनपुट का, इंटीजर का, ये सारे के सारे आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस है, आपको इनको यूज करने के लिए किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है। आपने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया, इंट फंक्शन कॉल किया, इनपुट फंक्शन कॉल किया, क्या मैंने किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया अपने प्रोग्राम में, नो। सो दैट मीन्स इनके लिए मुझे किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इन ऑर्डर टू यूज दिस फंक्शंस देयर इज नो नीड टू इंपोर्ट एनी मॉड्यूल, वी कैन डायरेक्टली यूज इट इन आवर प्रोग्राम। मैं इसको डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। एग्जाम्पल देख लो आप लोगों के, लेंथ फंक्शन हो गया, इंट, टाइप, प्रिंट, इनपुट, आईडी, ये सारे के सारे आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे पास सेकंड टाइप, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल। वो फंक्शंस जो आप लोगों के मॉड्यूल में डिफाइंड है। रेंडम मॉड्यूल पढ़ा, मैथ मॉड्यूल पढ़ा, इसके अंदर जो फंक्शंस है ना वो आपके कौन से, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल। इन फंक्शंस को यूज करने के लिए मुझे किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या था, पाइथन ने काफी सारे फंक्शंस बना दिए। पाइथन ने क्या करा, आपके काफी सारे फंक्शंस बना दिए। ठीक है, फिर उसने देखा ये तो बहुत ज्यादा हॉच पॉच मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो रिलेटेड फंक्शंस थे, जो सारे के सारे रिलेटेड फंक्शंस थे, उसको कंबाइन करके एक मॉड्यूल में डाल दिया। लाइक मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस थे वो सारे के सारे उन्होंने मैथ मॉड्यूल में डाल दिए, कि वो सारे के सारे उन्होंने मैथ मॉड्यूल में डाल दिए। सिमिलरली लेट्स सपोज स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी फंक्शंस थे वो सारे के सारे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में डाल दिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जब एक तो सारा का सारी चीज ना ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो गई। सेकेंड थिंग, अगर मैं किसी मॉड्यूल के फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज कर रही हूँ, यानी कि कॉल कर रही हूँ, तो मुझे इस मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट कराना पड़ता है। लाइक अगर मैं पहले मैथ मॉड्यूल का कोई सपोज स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करना, ठीक है, सो मुझे पहले मैथ मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना पड़ेगा। उसको भी दो मेथड्स है, वो सब चीजें हैं, फिर मैं उसको अपने प्रोग्राम में क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपका कौन सा, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल। These functions are predefined in particular modules. किसी ना किसी मॉड्यूल में पहले से डिफाइंड है। These can only be used when the corresponding module is imported. जब आपका जो मॉड्यूल है इंपोर्ट हो जाएगा तब मैं इसको क्या करूंगी, मीन्स तब आप उसको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, मैथ मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शंस है, साइन, कोस, टेन, स्क्वायर रूट, फैब, सील, फ्लोर, ये सारे फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट है मेरे पास स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल। स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल में आपका हो गया मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें हो गई। फिर मेरे पास आता है रेंडम मॉड्यूल। लाइक रेंडम मॉड्यूल में रेंडम फंक्शन भी है, रेंड, रेंज, रेंड, इंट, यूनिफॉर्म, चॉइस, शफल, ये सारे हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड टाइप मेरे पास आता है जो हमें इसमें पढ़ना है बेसिकली, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस।
अब तक हम लोगों ने क्या किया, जो आपके बने बनाए फंक्शंस है ना, सिर्फ उसी को हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। किसको? सिर्फ बने बनाए फंक्शंस को। वी कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ओन फंक्शंस एज वेल। हम लोग अपने खुद के फंक्शंस भी अपना यहाँ पर बना सकते हैं। जो हम लोग खुद के फंक्शंस बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर हुआ? जो फंक्शंस हम लोग खुद से बनाते हैं अपने, वही आप लोगों के क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस। So these functions are defined by the programmer. Programmer कौन हो गए? हम लोग ही हो गए। या फिर आप कह सकते हो these functions are defined by the user. Programmer एक बढ़िया टर्म है, right? Functions that we define ourselves to do certain specific tasks are referred to as user defined functions. कि हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं जो किसी ना किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है, वो आपके कौन से हो गए? यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये सब खुद के नेम से। आप यहाँ पर कोई भी अपना फंक्शन बनाना चाहो उसका कोई भी नेम लिख सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा ऐड, एरिया, फैक्ट, डिस्प्ले, कंप्यूट, एलसीएम, राइट? इस तरीके से। अब बात आती है सिंटेक्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, कि मैंने बता तो दिया आपको कि आप खुद से अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। अब बात आती है कि मैं खुद से अपना फंक्शन क्रिएट कर कैसे सकती हूँ, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना, ध्यान से सिंटेक्स देखो, फिर हम खुद का एक फंक्शन भी क्रिएट करके यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आता है डेफ। डेफ इज योर कीवर्ड। ध्यान में कीवर्ड पढ़े थे स्टार्टिंग में। टोटल कीवर्ड्स कितने हैं? 35, ठीक है? डेफ आपका क्या है? कीवर्ड है। ये स्पेसिफाई करा रहा है कि यहाँ से मेरा फंक्शन डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ये क्या बता रहा है कि यहाँ से मेरा फंक्शन डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा? डेफ फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम आपके वो सारे मेथड्स को फॉलो करेगा जो एक्चुअल में मेरे आइडेंटिफायर्स के क्या रूल्स हैं, ठीक है? और फंक्शन नेम आपका आइडेंटिफायर ही है। नेक्स्ट हो गया पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट जो आपने पास करने हैं। फिर स्टेटमेंट जो आपने फंक्शन का पार्ट होंगे, ठीक है? एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पर लिखनी है। डेफ मैंने आपको बताया कीवर्ड हो गया। फंक्शन का नेम लिखोगे, फिर आपने जो आर्ग्यूमेंट्स लिखना है वो लिखोगे, स्टेटमेंट जो आपने एग्जीक्यूट करानी है वो लिखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो यहाँ पर कॉलन। जैसे आप फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट करोगे यहाँ पर आप कॉलन जरूर लगाओगे। कॉलन मीन्स कि आपका डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट हो चुका है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स के आपके फंक्शन का पार्ट है। ये सारी के सारे स्टेटमेंट्स के आपके फंक्शन का पार्ट है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैं खुद का फंक्शन आप लोगों को बना करके दिखाऊंगी, ठीक है? सो मैंने यहाँ पर पाइचार्म ओपन कर लिया। आप इसको आइडियली में भी कर सकते हो, राइट? सो सबसे पहला काम देखो, मैंने आपको बताया फंक्शन में क्या करूंगी। सबसे पहले डेफ कीवर्ड लिखोगे, राइट? उसके बाद मैंने सपोज फंक्शन का नेम लिखा ग्रीट। ग्रीट नेम से फंक्शन बनाया। मैं लिख देती हूँ, लेट सपोज मैसेज नेम से बना देते हैं। मैसेज नेम से मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है? ये आपको कुछ ना कुछ डिस्प्ले करा रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट और मैंने डिस्प्ले कराया हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास, ये मैंने प्रिंट कराया, ठीक है? अब इसके बाद ये सिंपल फंक्शन डिफाइन हुआ है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर ये मुझे कुछ प्रिंट नहीं करा करके दे रहा है और ना ही यहाँ पर ये कोई मैसेज प्रिंट कर रहा है। देखो ये भी नहीं प्रिंट हुआ। दैट मीन्स मुझे इसके लिए अपने फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। जो आपके फंक्शन का नेम है वही आप यहाँ पर लिख दो, आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी आपका मैसेज प्रिंट हो गया, हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास, ठीक है? अब देखो ये चलता कैसे एक्चुअली में। देखो ये आपने यहाँ पर फंक्शन बनाया, ठीक है? ऊपर वाला आपका फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना फंक्शन कॉल करोगे, आपने ये आपके फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। जैसे ही आपने फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ये फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वन बाय वन आपकी सारी क्या हो जाएंगे? एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है? मेरे प्रोग्राम में एक फंक्शन मीन्स फंक्शन तो कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? बट जो मैंने एक फंक्शन बनाया है इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया रॉक-इन वर्ड सीरीज, ठीक है? तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, देखो दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है? अच्छा, अब बात आती है कि मैं फंक्शन कॉल कहाँ पर लिखूं। अगर आप इस फंक्शन कॉल को ऊपर लिख देते हो यहाँ पर,
तो ये आपको एरर देगा, ठीक है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर है ना, पाइथन मेरा इंटरप्रेटर को फॉलो करता है, सो दैट मीन्स ये लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है, लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है, तो ये मैसेज फंक्शन को इसने कॉल किया, ठीक है। अब मैसेज फंक्शन को जब इसने कॉल किया तो इसने ऊपर देखा वन बाय वन, नीचे तक तो ये भी पहुंचा ही नहीं, तो इसने देखा मैसेज फंक्शन तो है ही नहीं, तो इसलिए एरर दे रहा है। तो जब मैंने फंक्शन को डिफाइन कर लिया ना, फिर यहाँ पर आप अपना फंक्शन कॉल स्टेटमेंट लगा सकते हो, फिर यहाँ पर आप अपना फंक्शन कॉल स्टेटमेंट लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो मैंने एक फंक्शन बनाया ना, इसको मैं कितनी भी बार कॉल कर सकती हूँ। सपोज मैंने इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दिया, इसी फंक्शन को मैंने 3 बार कॉल कर दिया, एक ही फंक्शन, तो ये जो आपका मैसेज है ना, देखो ये एक बार फंक्शन चला, ये सेकेंड टाइम फंक्शन चला मेरा, ये मेरा थर्ड टाइम फंक्शन चला, क्लियर हुआ। अब बात आती है, देखो ये तो कितनी भी बार कॉल कर दो कि मेरा जो फंक्शन है ना वो वापस से खुद को भी कॉल कर सकता है, ठीक है, कि जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है मैं इसके ऊपर तो लिख नहीं सकती, इसके बाद लिख रही हूँ, इसके अंदर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो वैसे इसको हम बोलते हैं क्या, बेसिकली रिकर्शन। अब रिकर्शन सुनते यू मत स्पैम कर देना कि मैम रिकर्शन इज रिलेटेड, रिकर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, आई एम अवेयर ऑफ दैट, ठीक है, मुझे पता है रिकर्शन रिलेटेड है, सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ कि क्योंकि फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या कि फंक्शन को कॉल किया, तो जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, मैसेज नेम से फंक्शन है, वो फंक्शन के अंदर मैसेज को ही कॉल कर रहा है बार बार, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकर्शन। तो इसको हम लोग देखो चलता चला जाएगा, बिकॉज ये कभी कहीं पर स्टॉप नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है, आपने यहाँ से मैसेज फंक्शन को कॉल किया, वो इस स्टेटमेंट पर आया, उसने प्रिंट करा दिया हेलो एंड वेलकम टू माई क्लास, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आया रॉक इन बोर्ड सीरीज, उसने प्रिंट करा दिया, फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आया मैसेज, दोबारा से मैसेज फंक्शन कॉल हो गया, फिर उसने दोबारा से ये 2 स्टेटमेंट्स प्रिंट करा दी, फिर वो वापस नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया, फिर उसने दोबारा मैसेज फंक्शन को कॉल किया। तो ये चीज तो बेसिकली लूप में चलती ही चली जा रही है ना, स्टॉप तो हो ही नहीं रही है। स्टॉप कैसे करते हैं, बेस क्या लेते हैं, वो सब आपका रिकर्शन में था जो हमने नहीं पढ़ना, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एक डेफिनेशन बताई है कि रिकर्शन आपका क्या होता है, एक फंक्शन अपने आप को कॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जो मेरा फंक्शन है, क्या उसमें एक स्टेटमेंट होना, एक से ज्यादा तो ऑब्वियसली लिख सकते हो, कितनी भी हो सकती है, क्या उसमें मैं एम्पटी नहीं छोड़ सकती इसको कि 0 स्टेटमेंट्स हो इसका मतलब, ठीक है। सो इसका आंसर है बेटा नो। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि मेरे पास मेरे फंक्शन में एटलीस्ट 1 स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए। देखो अगर आपको कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं कराना तो आपने वो फंक्शन बनाया ही किस लिए, ठीक है ना। सो दैट मीन्स आपको अपने फंक्शन में कोई ना कोई एक आधी चीज तो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने फंक्शन बना दिया है, इसमें जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है वो मैं बाद में लिखूंगी, तो उसके लिए आप पास लिख करके छोड़ सकते हो, पास कंटिन्यू कुछ भी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पास लिख करके छोड़ दूं दैट मीन्स एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, काम कुछ नहीं कर रहा है, एरर भी नहीं दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लिख दूं, मैंने फंक्शन कॉल किया और ब्रेक, ब्रेक पर कैसे, ब्रेक तो होगा नहीं, ठीक है, आउटसाइड लूप। अच्छा, मैं यहाँ कंटिन्यू लिख दूं, वो भी आपका, ठीक है, मैंने लेट सपोज कंटिन्यू लिख दिया, वो भी दिक्कत करेगा। सो आप यहाँ पर पास लिख सकते हो, ये आपकी एम्प्टी स्टेटमेंट होती है। दिस मीन्स कि यहाँ पर मैंने मीन्स अपने प्रोग्राम में कोई फंक्शन में कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखी, बट मैं बाद में लिख दूंगी, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपने अपना फंक्शन बनाया तो कोई ना कोई टास्क तो परफॉर्म करेगा ही, तो इसलिए हमने यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या लिख दिया, पास, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर पढ़ो। ये सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिकली करके दिखा दी है, यहाँ पर मैं इसको सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ूंगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कीवर्ड डेफ मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन हेडर, कि हमारा जो डेफ कीवर्ड है वो आपको क्या बता रहा है कि यहाँ से मेरा फंक्शन डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट है। उसके बाद क्या, फंक्शन का नेम मैंने लिखा, ठीक है, वो आपके सारे आइडेंटिफायर्स के रूल्स को फॉलो करेगा। फंक्शन में और मे नॉट कंटेन द आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं जो हम यहाँ ब्रैकेट्स में लिखेंगे, अभी मैंने अपने फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखे, ठीक है। A colon marks the end of the function header, and function header का वो है, function can take one or more statements to perform a specific task, 0 statement नहीं होगी, at least एक तो उसमें होगी ही होगी। An optional return statement to return a value from the function, ये return का concept भी अभी हमने नहीं पढ़ा, तो ये optional है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं।
फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड और इन्वोक्ड टू एग्जीक्यूट इट्स कोड, कि फंक्शन को जब मुझे कॉल करना ही पड़ेगा अगर उसको एग्जीक्यूट कराना है तो। ऑल स्टेटमेंट्स विद इन द सेम ब्लॉक मस्ट हैव सेम इंडेंटेशन, मतलब कि ये सारी जो स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखी थी ये प्रॉपर इंडेंटेशन में है, कि दैट मीन्स ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपके फंक्शन का पार्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब मैं सिंपल सा खुद का एक फंक्शन बनाऊंगी जो आपका क्या करेगा, दो नंबर्स को ऐड करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से करेंगे, सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग फंक्शंस जो क्या करेगा, आपके नंबर्स को ऐड करेगा, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करोगे, फंक्शन डिफाइन करना, दैट मीन्स डिफ कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, फंक्शन को नेम देना है। ठीक है, तो फंक्शन का नेम लेट सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया एडिशन, यहाँ पर मैंने क्या लगा दी, ब्रैकेट्स। ठीक है, अब मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, मैंने यहाँ पर एक ए की वैल्यू लिख दी 10 और एक मैंने यहाँ पर बी की वैल्यू लिख दी लेट सपोज 20। इनका मैंने एडिशन कर दिया, लेट सपोज मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, दोनों का एडिशन हो गया। इसको मैंने प्रिंट करा दिया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू, और किस में आपका आंसर, रिजल्ट वेरिएबल में, ये चीज लिख दी। इसके बाद मैंने इस फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है आप लोगों का दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो जब इसको ऐड करोगे 10 + 20, एडिशन ऑफ टू नंबर्स आ गया मेरे पास 30। ठीक है, ये एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे होगा, एडिशन फंक्शन को कॉल किया, ये आपका एडिशन फंक्शन है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। ठीक है, रिजल्ट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या हो गई, ए प्लस बी। तो भी इस तरीके से चलेगा, ए की वैल्यू 10 मीन्स पहले आपने इस फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही आप कॉल करोगे आपका कंट्रोल यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं, ऊपर वाली स्टेटमेंट पर। ठीक है, जैसे आप फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आएगी कंट्रोल यहाँ पर पहुंच गया, दैट मीन्स आपका फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है। ए की वैल्यू 10, बी में वैल्यू 20 आ गई, रिजल्ट में वो कर रहा है ए प्लस बी, यानी कि 10 + 20, तो यहाँ पर आंसर आ गया 30। इसने स्टोर करके रिजल्ट वाले वेरिएबल में रख लिया। अब क्या, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू, और ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर आपका 30। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चलेगा। और कोई प्रोग्राम बनाना हो, लेट सपोज आपने करना हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, राइट अ प्रोग्राम टू, कुछ भी कैलकुलेट कर लो, सिंपल इंटरेस्ट कर लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, P × R × T डिवाइड बाय 100 फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ लिखा है टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, शायद तुम्हें इसका फॉर्मूला सही पता होगा, मुझे याद आ रहा है πr² शायद हमने पढ़ा था 10th क्लास में, तो वही मैं लगा देती हूँ। आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या, बट मैं वही लगा देती हूँ, जहां तक मुझे लग रहा है शायद वही है। ठीक है, वॉल्यूम, अब मुझे क्या क्या चाहिए, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 3.14, एक आर चाहिए यानी कि रेडियस, वो सपोज मैंने ले लिया 5, और एक हाइट चाहिए, दैट सपोज मैंने ले ली 10। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वॉल्यूम निकाल दिया, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R into R into H, pi R² H। ये मेरे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, और इस V की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, फंक्शन को कॉल कर दिया। अब जो भी आंसर होगा ये कैलकुलेट करके इसने मुझे आंसर दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान रखना, अब अगर मुझे यूजर से वैल्यू देनी है, वो वाला कॉन्सेप्ट भी है कि R और H की जो वैल्यू है, अभी तो मैंने फिक्स रख दी, हमेशा यही होगा, बट मैं इसकी वैल्यू यूजर से भी ले सकती हूँ, इनपुट फंक्शन लगा देंगे। ठीक है, अब वो चीज मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा इंट इनपुट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एंटर रेडियस, कि आप रेडियस की वैल्यू एंटर करो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिखा हाइट एंटर कराने के लिए इंट इनपुट एंटर हाइट, हाइट एंटर करा दी। ठीक है, बस सिंपल। अब ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा, रेडियस आपने सपोज लिखा 3 और हाइट एंटर किया 5,
ये कैलकुलेट होकर के आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखो मैं इसको जो ये चीज है ना, इसको मैं फंक्शन के बाहर भी अपना यूजर से इनपुट ले सकती हूँ, बिकॉज हम जनरली क्या करते हैं, सपोज मैंने वॉल्यूम नेम से फंक्शन बनाया, तो वो फंक्शन सिर्फ क्या करेगा, वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा है, वैल्यूज हम उसको पास कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ से हटा दी, ये चीज मैंने यहाँ से हटा दी, पाई आर मीन्स जो हमने यूजर से इनपुट लिया था, ये मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर यूजर से वैल्यूज ले रही हूँ, एक मैंने रेडियस की ले ली और एक मैंने हाइट की ले ली। ठीक है, आर की मैंने लिखा एंटर रेडियस और हाइट मैंने एंटर करा दी। अब जो यूजर ने रेडियस और हाइट एंटर किया वो आर और एच में आ गया, तो जब मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रही हूँ, मैं अपने फंक्शन को रेडियस और हाइट की वैल्यू पास करूंगी। यहीं पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट आ जाता है आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स का। ठीक है, यहीं पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट आ जाता है आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर का। तो अब क्या होगा, ये मैंने लिखा आर कोमा एच। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट सपोज आर कोमा एच, सिंपल। अब ये कैलकुलेट हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सपोज मैंने यहाँ पर रेडियस की वैल्यू लिखी, यहाँ पर मैंने हाइट की वैल्यू लिखी। ठीक है, ये आपका कैलकुलेट होकर के आंसर आ गया, राइट। अब देखो ये आर और एच और ये आर और एच आपके क्या डिफरेंट है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर तो मैंने यूजर से इनपुट लिखा था, तो आर हो गया और यहाँ पर आपका एच हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर ये आर और एच मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू आपके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास हो रही है, सेकंड वाली वैल्यू आपके सेकंड आर्ग्यूमेंट में पास हो रही है। तो इन केस अगर आप यहाँ पर आर और एच की जगह कुछ भी लिखना चाहो, ए बी सी डी वट एवर यू वांट, तो वो भी आप लिख सकते हो, बिकॉज मेमोरी में उसको डिफरेंट स्पेस मिलेगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया ए और यहाँ पर लिख दिया बी, तो इसका मतलब क्या है कि आर की वैल्यू किस में आ गई है, ए में आ गई है, और एच की वैल्यू किस में आ गई है, बी में आ गई। ठीक है, सो यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, अब आर की जगह पर मैं क्या कर दूंगी, ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। कैलकुलेशन में रिजल्ट में कहीं पर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर सिंपल आप रेडियस की वैल्यू एंटर कर दो, हाइट की वैल्यू एंटर कर दो, ये आपका वॉल्यूम कैलकुलेट होकर के आ गया, राइट। सो यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके से हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, जनरली हम यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर देते हैं, बिकॉज फॉर्मूला आपका क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, उसमें आर और एच आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग हियर हम यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स मैंने यहाँ पर लिख लिया, कुछ भी आप लिख लो, सेम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेम लिखोगे मेमोरी में उसको डिफरेंट स्पेस मिलेगा, बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से भी ये आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका। अब आती है बारी वेरिएशंस इन यूजर डिफाइंड फंक्शन। वेरिएशंस इन यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या है कि जब हम अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो मैं ये चार चीजें इसमें ले सकती हूँ। Functions with no argument, no return value. Functions with argument but no return value. Functions with argument and return value. Functions with no argument but return value. ठीक है, so that means कि मैंने जो ये आपको प्रोग्राम बना करके दिखाया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, इसको मैं चार तरीके से कर सकती हूँ। इसको करने के चार तरीके हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करना चाह रहे हो। पहले हम करेंगे फंक्शंस विद नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, कि जो जहां पर नो ना तो आपका कोई आर्ग्यूमेंट है और ना आपकी कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, ये कौन सा केस है, आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू का, रिटर्न तो कर नहीं रहा वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम करेंगे फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। आर्ग्यूमेंट नहीं देना, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट नहीं देना, हटा दो। यहाँ से आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे तो ये भी हटा दो। जब ये चीज हटा दी तो ऑब्वियसली आपका यूजर इनपुट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका केस हो गया नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, आर्ग्यूमेंट कोई नहीं पास किया, रिटर्न वैल्यू आपकी कोई भी नहीं। रेडियस की वैल्यू एंटर करी और हाइट की वैल्यू एंटर करी, ये आपका वॉल्यूम कैलकुलेट होकर के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन है मेरे पास फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, कि मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ। अब जब मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ तो दैट मीन्स इसको यहाँ से हटा दूं, इसको मैं यहाँ लिख दूंगी फंक्शन के बाहर, ये सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फंक्शन पहले कॉल कर लो फिर आप यूजर से इनपुट करा रहे हो, नो। जब आप यहाँ पर वैल्यूज पास कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसको फंक्शन कॉल करने से पहले एंटर कराओगे ना। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया आर कोमा एच। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो गया, रेडियस और हाइट मैंने पास कर दिया, कैलकुलेट हो गया। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। यहाँ पर जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देख लो आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन क्या, फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट तो ये है,
अब बात आती है रिटर्न वैल्यू की। एक चीज और देखो, अभी आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट आ ही गया है। देखो यहाँ पर आपने रेडियस और हाइट एंटर करा यूजर से, ठीक है, तो ये आपकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के टाइम पर आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दीज आर नोन एज योर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के टाइम पर आपके यूज होते हैं, दीज आर योर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और जो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर आपके यूज होते हैं, दीज आर योर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। दीज आर योर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में? ये आपके फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। देखो जब मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, मैं अपनी एक्चुअल वैल्यूज भेज रही हूँ, तो एक्चुअल वैल्यूज भेज रही हूँ, तो दीज आर योर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और जब मैंने फंक्शन को डिफाइन किया यहाँ पर, तो ये आपके क्या है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, राइट। सो ये आपका क्या हो गया, एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। अब हम नेक्स्ट वेरिएशन पढ़ रहे हैं, दैट इज फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। आर्ग्यूमेंट का केस तो है, कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। रिटर्न वैल्यू, अब रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। दैट मीन्स कि मेरा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है, मेरा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो वैल्यू वो क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली जो उसने कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया है, वी। ठीक है, तो अब जो मैंने ये चीज लिखी थी ना, ये मेरा फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा रिटर्न, क्या रिटर्न कराना है, वी। ठीक है, अब जब ये वॉल्यूम यानी कि वी यानी कि रिजल्ट जो आया वो रिटर्न कर रहा है फंक्शन मुझे, तो मेरे पास कोई ना कोई एक वेरिएबल होना चाहिए। तो फंक्शन मुझे कोई वैल्यू दे रहा है रिटर्न करके, सो दैट मीन्स कि मेरे पास जो है कोई ना कोई एक वेरिएबल होना चाहिए, जिसमें मैं क्या करूंगी, अपना उस जो रिजल्ट दे रहा है उसको स्टोर कराऊंगी। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट नेम से। ठीक है, तो v की वैल्यू जो भी रिटर्न होकर के आएगी वो किस में आ जाएगी, रिजल्ट में आ जाएगी। और यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूंगी अपना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और किसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगी यहाँ पर, रिजल्ट की। ठीक है, ये आपका रेडियस हो गया और ये आपका हाइट होगी, ये आपका वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। राइट, सो अब देखो ये चलता है कैसे, ये आपका देखा फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताऊं और इवन इसी में बताऊं, जैसे आपके लाइन नंबर्स लिखे हुए, देखो जो कमेंट्स वाली लाइन होती है उसको तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं करता, छोड़ देता। तो फर्स्ट लाइन पर तो इसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पर आया, ठीक है, इससे देखा फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है, तो ये चीजें स्किप कर देता है, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये कब एग्जीक्यूट करेगा, जब मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँ। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, फिफ्थ स्टेटमेंट, रेडियस की वैल्यू इनपुट कराओगे। फिर सिक्स्थ वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी, हाइट की वैल्यू इनपुट कराओगे। उसके बाद आपकी सेवंथ स्टेटमेंट, सेवंथ लाइन एग्जीक्यूट होगी, जिसमें आप अपना फंक्शन को कॉल करोगे। तो जब आप अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ये दो वैल्यूज पास कर दी आर और एच की, ये फंक्शन कॉल हुआ। इस 7 के बाद दोबारा से ये सेकंड पर आएगा, ये 3 और 4 पर आएगा। अब ये जो v की वैल्यू उसने कैलकुलेट करी, ये रिटर्न करके किस में आ गई, रिजल्ट में आ गई। सो दैट मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट के बाद ये दोबारा से कहां पर आएगा, मेरा कंट्रोल 7th लाइन पर आएगा। 7th के बाद ये कहां पर आएगा, 8th लाइन पर। ठीक है, सो इसका अगर मुझे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लिखना हो तो हाउ विल आई राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट 1 पर तो आएगा ही नहीं, इसको तो चाहे हटा ही दो। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 2 के बाद 5, देन 6, देन 7, और 7 के बाद ये जाएगा ऊपर 2, फिर 3, फिर 4 के बाद दोबारा से कहां पर आ जाएगा 7, और इसके बाद कहां पर आ जाएगा 8। ठीक है, लेट मी चेक दिस अगेन, 2 और 2 के बाद 5, 6, 7, डन। 7 के बाद 2, 3, 4, ठीक है, 4 के बाद दोबारा से 7 पर आएगा और फिर 8 पर आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, कंप्लीट प्रोग्राम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसके बाद मेरे पास आता है फंक्शन विद फंक्शंस विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू हो गया। अब आता है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विद नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट मतलब मुझे उसको आर और एच की वैल्यू नहीं देनी, हटा दो इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, यहाँ पर हो गया फंक्शंस विद नो आर्गुमेंट है तो इसको हटा दो, एंड रिटर्न वैल्यू, बट रिटर्न वैल्यू है तो ये रिटर्न तो कर ही रहा है, सिंपल। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कर दो, ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गई, और ये आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो एक ही प्रोग्राम को करने के मेरे पास 4 मेथड्स, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, ये सारा का सारा मैं आपको बता चुकी हूँ।
अब देखो, द रिटर्न स्टेटमेंट एंड्स द फंक्शन एग्जीक्यूशन इफ इट इज इन द मिडल ऑफ द फंक्शन। जो रिटर्न स्टेटमेंट है ना, ये क्या काम करता है, फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट आई मतलब मेरा कंट्रोल फंक्शन से बाहर, उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट है तो ये उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज हटा देती हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा लेट सपोज डेफ और फंक्शन का नेम लिख दिया लेट सपोज मैसेज और इसको मैंने प्रिंट करा दिया हेलो प्रिंट वेलकम और यहाँ पर मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया। इसके बाद भी लेट सपोज मैंने प्रिंट करा करके लिख दिया रॉकिन बोर्ड सीरीज और फिर प्रिंट करा करके मैंने लिख दिया लेट सपोज सेशन 2025-26, ठीक है। ये चीज मैंने लिखी। अब मैंने क्या करा, मैसेज फंक्शन को कॉल किया। तो अब जब आप अपने इस फंक्शन को कॉल करोगे आउटपुट देखो सिर्फ कितना आ रहा है, हेलो और वेलकम, ठीक है। जैसे फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट आ गए उसको नहीं फर्क पड़ता आगे क्या है क्या नहीं, आपने क्या एग्जीक्यूट कराना है। जैसे रिटर्न स्टेटमेंट आई मेरा कंट्रोल फंक्शन से बाहर, ठीक है। सो जो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट्स होंगे ये उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट तो दूर इसको देखेगा तक नहीं, उस स्टेटमेंट तक जाएगा भी नहीं, ठीक है। The return statement ends the function execution kind कर देगा even if it is in the middle of the function। मैंने आपको फंक्शन के मिडल में ये चीज लिख करके दिखाई, ठीक है। The statements written after the return statement will not get executed। क्लियर, जो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद ही वो आपके एग्जीक्यूट नहीं है। If a function does not return any value by default it returns none। अब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा बाय डिफॉल्ट वो क्या रिटर्न करता है, नन। मतलब ये कि ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर रिटर्न के आगे कुछ भी नहीं लिखा तो दैट मीन्स ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, राइट। और मैंने एक वेरिएबल ले लिया और अब मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ इस वेरिएबल को कि वो रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, खाली लिखा है। तो वो क्या रिटर्न कर रहा है बाय डिफॉल्ट, नन, ठीक है। सो दैट मीन्स इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू एक्सप्लिसिटली तो इट विल रिटर्न नन, ठीक है। और देखो जरूरी नहीं है कि मेरा फंक्शन कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे, आप यहाँ पर लिख दो रिटर्न लेट सपोज मैं लिख दिया रॉकिन बोर्ड सीरीज। जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो देखो ए में क्या आ रहा है, RIB सीरीज आ रहा है, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा 8 into 8 तो अब ये क्या रिटर्न करेगा 64। तो ये रिटर्न क्या गया, अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हो इसको सॉल्व करके रिटर्न करेगा, ऐसा नहीं है कि 8 into 8 ही रिटर्न कर देगा, ठीक है। मैंने लेट सपोज यहाँ पर लिखा डिवाइड बाय 5 तो ये 64 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। सो दैट मीन्स इसको सॉल्व करके रिटर्न कर रहा है। स्ट्रिंग लिखोगे तो इसको इस तरीके से रिटर्न करेगा, राइट। सो दैट मीन्स कि अपना रिटर्न जो है अपना अगर बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करा तो नन रिटर्न कर। नेक्स्ट मेरे पास आता है कैन अ फंक्शन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, कि क्या मेरा फंक्शन एक टाइम पर एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकता है या फिर नहीं। सो द आंसर इज यस, कि मेरा फंक्शन एक टाइम पर एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकता है। दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूपल। वो किसकी फॉर्म में होगा, आपका ट्यूपल की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यही वाला प्रोग्राम बना लेते हैं हम लोग। एक ऑपरेशंस नेम से मैंने प्रोग्राम बनाया जिसमें हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करें, बेसिकली ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। सो ऐड लिखा मैंने, यहाँ पर लिख दिया a+b। मैं नीचे यूजर से नंबर एंटर करा लेती हूँ। नंबर 1 इक्वल्स टू int input enter first number, num2 इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। आप फ्लोट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर एंटर हो गए। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, ऑपरेशन फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर आप अपना 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दो, num1 कोमा num2, ठीक है। आप ये num1 num2 आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है। आप चाहो तो यहाँ पर a कोमा b लिख दो, num1 num2 लिख दो, ये आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। तो ऐड में a+b, सब्ट्रैक्ट में मैंने लिख दिया a-b एंड मल्टीप्लीकेशन में लेट सपोज एक वेरिएबल लिया, मैंने लिख दिया a मल्टीप्लाई b और डिवाइड में मैंने लिखा लेट सपोज a डिवाइड बाय b, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करा रही हूँ, रिटर्न एड कोमा सब्ट्रैक्ट कोमा मल्टीप्लाई कोमा डिवाइड, ये 4 वेरिएबल्स रिटर्न हो गए, ठीक है।
अब जब मैंने फंक्शन कॉल किया था, रिटर्न करते टाइम मैंने आपको बताया था एक वेरिएबल लेना, लेट्स सपोज मैंने रिजल्ट नेम से एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और इस रिजल्ट को मैं क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ। अब ये आपके पास देखो रिजल्ट किसकी फॉर्म में आ रहा है, फर्स्ट नंबर एंटर किया, सेकेंड नंबर एंटर किया, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसकी फॉर्म में आ रहा है, ट्यूपल की फॉर्म में, ठीक है। और अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट कराना चाहूँ, आपने यहाँ लिखा प्रिंट टाइप, और किस टाइप का है, कौन सा वेरिएबल, रिजल्ट, ठीक है। सपोज यहाँ फर्स्ट नंबर एंटर किया, सेकंड नंबर, ये आपका रिजल्ट आ गया, किस टाइप का है, ये ट्यूपल टाइप का, ठीक है। तो अब देखो मेरा फंक्शन एक टाइम पर एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकता है, किसकी फॉर्म में रिटर्न कर सकता है, ट्यूपल की फॉर्म में। अब ये जो रिजल्ट वेरिएबल ये आपका ट्यूपल की फॉर्म में आ गया ना, अब आपकी चॉइस है कि आप इसमें किस तरीके से कौन से ऑपरेशंस यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। आपकी चॉइस है यहाँ पर आप किस तरीके से अपना ऑपरेशंस लगा सकते हो। ऑपरेशंस इन द सेंस कि आपके पास ये रिजल्ट ट्यूपल की फॉर्म में आया, आप यहाँ पर अपना आई लूप लगा कर इसका इटरेट कर सकते हो, मीन्स फॉर आई इन रिजल्ट, और प्रिंट करके आई, सो दैट मीन्स एक एक वेरिएबल प्रिंट करा रहे हो। अब ये इंटीजर फ्लोट इसके फॉर्म में एंटर हो जाएगा, मीन्स रिटर्न करेगा एक एक, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, पैकिंग अनपैकिंग ऑफ ट्यूपल पढ़ा था ना, यहाँ पर आप 4 वेरिएबल्स ले लो जितने वहां से रिटर्न होकर के आ रहे हैं, R1, R2, R3, R4, और यहाँ पर इनको प्रिंट करा दो, R1, R2, R3, R4, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया इसको, ठीक है, आगे समझ में। सो दैट मीन्स मेरा फंक्शन एक टाइम पर एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूपल। क्लियर हो गया। आप इसको ट्यूपल को अपना पैक अनपैक कर सकते हो, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, सेम वही कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास एक डिफरेंस आता है बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। तो आर्ग्यूमेंट्स देखो, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और फॉर्मल पैरामीटर्स मींस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज होती है जो हम पास करते हैं, देखो ये आपकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये तो आप फंक्शन वैल्यूज पास कर रहे हो, ये वैल्यूज को रिसीव कर रहा है, तो हम जो पास कर रहे हैं ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है। वैल्यूज बीइंग पास्ड आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स, वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड कहाँ रिसीव हो रही है, फंक्शन डेफिनेशन में, दीज आर योर पैरामीटर्स। आर्ग्यूमेंट्स में क्या है, दीज आर अपीयर इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, और पैरामीटर्स कहां पर आएंगे, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में। Arguments are also known as actual arguments or actual parameters, और parameters are also known as formal parameters या फिर formal arguments। क्लियर हो गया। ये आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है num1 और num2, और ये n1 और n2 आपके क्या हो गए, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें मेरे पास आता है टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। देखो वैसे तो इसमें ना 4 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं फंक्शंस की, अगर मैं बात करूं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। एक आपका होता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो देखो एग्जाम सिलेबस में तो 2 मेंशन है, कौन कौन से, पोजिशनल और डिफॉल्ट, ठीक है। कीवर्ड वाला हम कर लेंगे, कई बार यूज हो जाता है। वेरिएबल लेंथ वाला सिलेबस में नहीं है, रिक्वायर्ड भी नहीं है, ठीक है। चलो अब मेरे पास आती है पोजिशनल रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स की। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि जो आप आर्ग्यूमेंट्स पास करो ना, दैट विल बी इन द करेक्ट पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए अपना कौन सा प्रोग्राम बना लेती हूँ फटाफट से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। सिंपल इंटरेस्ट का बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, और यहाँ पर मैं एंटर करा देती हूँ एक रेडियस की वैल्यू, एंटर रेडियस, एंड उसके बाद है मेरे पास इंट इनपुट, एंटर हाइट, राइट। तो जब आप यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हो, और यहाँ पर भी लेट सपोज RHAB कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं डिफरेंट लूंगी सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। एक A लिख दिया और एक B लिख दिया, ठीक है। तो यहां से जब मैं पास करूंगी A, एंड ये हो गया B, और वॉल्यूम आपका हो गया इक्वल्स टू पाई की वैल्यू मैंने लिख दी 3.14 इंटू R इंटू H,
इसको मैं प्रिंट कराती हूँ, आपकी चॉइस, आप कैसे भी लिख सकते हो, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू भी और वैसे भी। और एक मैंने यहाँ पर दो प्रिंट स्टेटमेंट लिख रही हूँ कि रेडियस की वैल्यू क्या है और हाइट की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कैलकुलेट करने का। ठीक है, रेडियस एंटर कराया, वो किस वेरिएबल में आ गया, ए में। हाइट एंटर कराई, वो किस वेरिएबल में आ गया, बी में। फंक्शन कॉल किया, ए और बी, ठीक है, पास करोगे। तो जब आप यहां से फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ए कोमा बी, ठीक है, सो दैट मीन्स कि आपका ये जो वैल्यू है, ये देखो, हाँ, अब ए वाली वैल्यू किस में आ गई, आर में आ गई। बी वाली वैल्यू किस में आ गई, एच में आ गई। ये प्रॉपर पोजीशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स बस प्रॉपर पोजीशन में, कि फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड में जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रेडियस की वैल्यू मैंने एंटर की 10 और हाइट मैंने एंटर कर दी 100। ठीक है, मैंने वैल्यू नहीं प्रिंट कराई क्या, सॉरी, भूल गए, कहीं सोचो मैम को आता ना हो। ठीक है, चलिए, भूल सकते हैं ना। चलिए, रेडियस की वैल्यू सपोज 10 और हाइट मैंने एंटर करा दी 50। ये क्या हुआ, तो देखो रेडियस ये दिखा रहा है 10 है और हाइट कितनी है 50, और वॉल्यूम इसने कैलकुलेट करके दे दिया। ठीक है, अब सपोज मैं आगे पीछे लिख दूं, आगे पीछे मतलब कि मैंने बी कोमा ए लिख दिया। ठीक है, बी के आपका हाइट है ना, तो हाइट की वैल्यू जो है ना, अब देखना क्या गड़बड़ होगी इसमें। अब सपोज मैंने एग्जीक्यूट कराया, रेडियस मैंने लिखा 5 और हाइट मैंने एंटर कराई 14। अब देखो इसने रेडियस क्या ले लिया 14 और हाइट क्या ले ली 5, बल्कि हाइट तो क्या है, रेडियस क्या है 5 है। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए कोमा बी की जगह बी कोमा लिख दिया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, कि अगर आप आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हो ना, दैट विल बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर, करेक्ट पोजीशन में, कि इसी पोजीशन में पास ऑन हो। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स के बाद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देखो क्या काम करता है, इसको पढ़ूंगा, इसकी डेफिनेशन अगर एग्जाम में आए तो क्या लिखोगे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आर आर्ग्यूमेंट्स पास्ड टू अ फंक्शन इन अ करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। अगर मैं उसके ऑर्डर को चेंज कर दूंगी, तो अभी देखा आपने रिजल्ट पे मेरा चेंज हो गया। ठीक है, और व्हेन द फंक्शन कॉल, ये आपको बता रहा है कि वो मैच करने चाहिए, मतलब अगर मैंने फंक्शन कॉल पे 3 आर्ग्यूमेंट पास किया, तो फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में भी 3 आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए उसको लेने के लिए। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर तो 3 लिख रही हूँ और यहाँ पर 2 ही लिख रही हूँ रिसीव करने के टाइम, तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट एज्यूम्स अ डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप उसको वैल्यू नहीं प्रोवाइड करोगे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, राइट, इन द फंक्शन कॉल फॉर दैट आर्गुमेंट। देखो दो चीजें हैं, या तो आप वैल्यू पास कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। अगर कर रहे हो तो ये वही वैल्यू लेगा, नहीं कर रहे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखो, आप इसको ऐसे भी पास कर सकते हो, कैसे, ऐसे सपोज यहाँ पर आपने रेडियस की वैल्यू पास कर दी 5 और हाइट की वैल्यू पास कर दी 10। ठीक है, डन। अब ये h ये डिफॉल्ट है, सेकंड, ये वैल्यूज तो यहाँ से पास करोगे, ये कैलकुलेट हो गया, रेडियस की वैल्यू 5 और हाइट की वैल्यू 10। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर ना हाइट की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है 100, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ये आपका क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो h की आपने डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर दी 100। तो अगर आप यहाँ से सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं पास करें, जरूरी नहीं वो आर ए और बी हटाने, आप यूजर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसने हाइट की वैल्यू क्या ले ली 10। डिफॉल्ट वैल्यू कब लेगा, अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू पास ना करूं। अब मैंने सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया। ठीक है, अब देखो इसने हाइट की क्या वैल्यू ले ली, डिफॉल्ट वैल्यू ले ली, दैट इज 100, राइट। अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, रेडियस को डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहती हूँ, मैंने लिखा रेडियस की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 20। मैंने क्या लिखा, रेडियस की डिफॉल्ट वैल्यू क्या 20। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक आर्ग्यूमेंट पास करा। ठीक है, सो दैट मीन्स जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है फर्स्ट में जाता है, तो ये वाली वैल्यू किसकी कंसीडर हो जाएगी, रेडियस की। तो दैट मीन्स मैं रेडियस में वैल्यू पास कर रही हूँ तो रेडियस में क्या ले लिया 5 और हाइट में इसने क्या ले लिया 100। अगर मैं दोनों में लिख दूं, दोनों की वैल्यूज पास कर रही हूँ, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू दोनों में से किसी की भी नहीं लेगा, 5 और 98 ले लेगा। अगर मैं दोनों ना पास करूं,
तो ये दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ठीक है। और अगर मैं एक पास कर रही हूँ तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वो किसकी वैल्यू है, रेडियस की। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू किस में ट्रांसफर होती है, आपकी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में। क्लियर हो गया? ये आर हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। अच्छा, और हाँ, इसमें एक चीज हो रहा है कि अगर आपको सिर्फ रेडियस की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, आपने बोला हाइट की मुझे डिफॉल्ट नहीं देनी, सिर्फ रेडियस का सेट करना है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जिसको आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हो ना, दैट विल बी एट द राइट मोस्ट साइड। तो अगर आपको रेडियस की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, हाइट की नहीं करनी, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रेडियस को राइट मोस्ट साइड पर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इसको एग्जीक्यूट किया, ये एच तो आपका पोजिशन आर्ग्यूमेंट है, इसको तो वैल्यू देनी है। तो यहाँ पर आपके पास हाइट में वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। रेडियस नहीं पास किया तो डिफॉल्ट इसने क्या ले लिया, 20, ठीक है। सो दैट मीन्स आपकी जो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, नॉन डिफॉल्ट कौन सा हो गया, हाइट हो गया। इसके बाद में मीन्स आपके जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ना, जिसको आप डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हो, वो आपके हमेशा राइट मोस्ट साइड पर होंगे। ये चीज भी क्लियर हो गई, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट देखो क्या कहते हैं। अब तक तो मैं ए बी पी आर टी कुछ भी ले सकती थी, मतलब कि मैं यहाँ पर प्रिंसिपल रेट टाइम ले रही हूँ, यहाँ पे पी टी आर ले रही हूँ, कुछ भी वेरिएबल नेम ले सकती थी। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या कहता है मुझे, the default argument gives flexibility to specify the default value for a parameter so that it can be skipped in the function call। वो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में आप यहाँ पर तो डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो और यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल में उसको स्किप कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। However, still we cannot change the order of argument in function call। फंक्शन कॉल के टाइम पर तो मैं ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं चेंज कर सकती, ठीक है। वो चीज मैं कर सकती हूँ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में। बट इसकी कंडीशन क्या, आई थिंक मेरा वेबकैम आ रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल को इधर कर देती हूँ शिफ्ट। तो इसमें क्या है बेसिकली कि मैंने क्या करा, पी टी और आर, पी टी और आर जो वेरिएबल यानी कि आर्ग्यूमेंट के नेम है, जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के नेम है और जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के नेम है, दोनों सेम होने चाहिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में। कि पी टी और आर, पी की वैल्यू 5000, टी की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 10, तो ये आपका क्या है, पी आर टी। मतलब कि पी की वैल्यू पी में चली जाएगी, आर की वैल्यू 10 सेकंड में नहीं जाएगी, मीन टी की वैल्यू जो 5 है वो आर में नहीं जाएगी, वो टी में जाएगी। आर की वैल्यू 10 अब वो टी में नहीं जाएगी कि थर्ड वाली वैल्यू थर्ड में, नो, अभी नेम्स के थ्रू मैच कर रहा है। दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोल देते हैं, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी क्लियर हो गया। और अब नेक्स्ट मेरे पास आता है, इसको देखना हो तो देख लो इस वाली स्लाइड को, कि यहाँ पर आपका ना एक मैंने फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है ये आपका, ठीक है। प्रिंसिपल सीसी टाइम की वैल्यू 2 दे दी, रेट की वैल्यू दिस दे दी, रिटर्न करा रही मैं प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, ठीक है। फंक्शन को मैंने कॉल किया, प्रिंसिपल की वैल्यू 3000 दे दी, सीसी की वैल्यू 5 दे दी, प्रिंसिपल में वैल्यू आ गई, सीसी में वैल्यू आ गई, टाइम और रेट की डिफॉल्ट वैल्यू, तो ये लीगल है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला देखो, रेट की वैल्यू मैंने दे दी, प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी, रेट की आ गई, प्रिंसिपल की आ गई, सीसी की वैल्यू दे दी, टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू है, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपने बताना है कौन सी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इलीगल है, ठीक है। ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, दैट मीन्स प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। सेकंड वाली वैल्यू सेकंड में जाएगी, दैट मीन्स सीसी की वैल्यू आ गई। रेट की वैल्यू दे रखी है तो रेट की आ गई, टाइम की वो डिफॉल्ट ले लेगा, तो दैट मीन्स ये भी लीगल है, ये भी चल जाएगा। नेक्स्ट देखो, रेट की वैल्यू है, ये गलत हो गया है ना, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज दे रही हूँ, रेट की वैल्यू चलो रेट में आ गई, ये 5000 किस में जाएगा, है ना, 3 किस में जाएगा। तो ये आपका कीवर्ड आर्गुमेंट है ना, ये आपका मींस पहले पोजिशनल आर्गुमेंट लिखने हैं। आप कोई भी फंक्शन मेथड यूज कर लो, या पोजिशनल या डिफॉल्ट या कीवर्ड, सबसे जो आपका लेफ्ट मोस्ट साइड है सबसे पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये आपका इलीगल हो गया। नेक्स्ट है देखो, 5000 की वैल्यू प्रिंसिपल में जाएगी और ये फिर से प्रिंसिपल की वैल्यू दे रहा है 300, तो कौन सी ले, डबल डबल हो गया ना, तो ये भी इलीगल हो गया। नेक्स्ट है फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई, फिर दोबारा से प्रिंसिपल की वैल्यू क्या दे रहा है 300, तो ये किस में जाएगी, तो कहीं भी नहीं जाएगी, ये भी इलीगल हो गया। ये है 500 किस में आ गया, प्रिंसिपल में आ गया, टाइम की वैल्यू 2 आ गई है, रेट की वैल्यू ये आ गई है, सीसी की वैल्यू नहीं आई है, तो ये भी इलीगल, कि सीसी की वैल्यू कहाँ है फिर, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इलीगल, राइट। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, फंक्शन कॉल। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मींस कि आपकी जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है ना एक के बाद एक, वो
मीन्स किस स्टेटमेंट के बाद मेरा कंट्रोल किस स्टेटमेंट पर जा रहा है, दैट इज योर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 1 पर आएगा, 1 के बाद फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है, एम्प्टी स्टेटमेंट पर और कमेंट्स पर ये नहीं जाता है कंट्रोल, ठीक है। कहाँ नहीं जाएगा, एम्प्टी स्टेटमेंट पर और कमेंट वाली लाइन पर। तो 1 के बाद ये कहाँ पर आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा, 5 चलेगा। देखो 1 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, ठीक है। 6 के बाद किस पर जाएगा, 7 पर जाएगा। 7 में आपका क्या फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है ना, कैल्क सम कॉल हो रहा है, तो 7 के बाद ये फंक्शन कॉल यानी कि 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब 3 में रिटर्न स्टेटमेंट है, ये जो रिटर्न एस है ये रिटर्न होकर किस में आएगा, सम में आएगा। तो दैट मीन्स 3 के बाद ये दोबारा से कहाँ जाएगा, 7 पर जाएगा, और 7 के बाद ये कहाँ पर जाएगा, 8 पर जाएगा। ये इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, क्लियर। नेक्स्ट देखो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, सबसे पहले फर्स्ट पर आएगा, थर्ड पर नहीं जाएगा, फोर्थ पर नहीं जाएगा, एम्प्टी स्टेटमेंट और कमेंट्स पर ये नहीं जाता है, ठीक है। तो 1 पे आया, 5 पर आया, 6 पर आया, 7 पर आया। 7 पर क्या इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया, तो दैट मींस 1 और 2 पर चला गया। अब 1 और 2 के बाद यहाँ कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है ना, तो ये दोबारा 7 पर नहीं आएगा, अब ये 8 पर आएगा। ये देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा अलग है। देखो सबसे पहले कंट्रोल आएगा आपका फर्स्ट पर, सबसे पहले कंट्रोल कहाँ आएगा, फर्स्ट पर, ठीक है। 4 पर जाना नहीं है, फिर आएगा 5 पर। पहले 1 पर आया, फिर 5 पर आया, ठीक है। 5 के बाद आपका यहाँ पर आएगा 9 पर। 9 में आपका n इक्वल्स टू 5 हो गया। 9 के बाद ये आपका जाएगा 10 पर। 10 पर क्या आपका ये कैल्क स्क्वायर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो 10 के बाद कैल्क स्क्वायर फंक्शन ये रहा मेरा 5 6, 5 पर जाएगा, 6 पर जाएगा। 6 स्टेटमेंट के बाद 6 स्टेटमेंट में क्या पावर फंक्शन कॉल हो रहा है, ये जो 6th स्टेटमेंट है पावर फंक्शन कॉल कर रहा है ना, तो ये पावर फंक्शन 6 के बाद कहाँ जाएगा, दोबारा से 1 पर। तो 1 2 और 3, इसमें रिटर्न आर है, ये रिटर्न आर होकर के कहां पर आएगा, ए में आएगा। तो दैट मीन्स 3 के बाद ये 6 में जाएगा, 6 के बाद ये 7 में जाएगा, रिटर्न ए। ये जो रिटर्न ए है ये रिटर्न हो किस रिजल्ट में आएगा, सो दैट मीन्स 7 के बाद ये 10 में जाएगा, और फिर ये कहां पर आएगा, 11 में। ये इसका बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इसमें मेरे पास आता है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। स्कोप का मतलब क्या होता है कि मेरा जो वेरिएबल है ना उसका स्कोप क्या है। स्कोप मतलब कि वो कहां तक मैं उसको यूज कर सकती हूँ बेसिकली, ठीक है। सो दो टाइप के वेरिएबल्स है मेरे पास, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप, या फिर आप कह सकते हो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज द पोर्शन ऑफ अ प्रोग्राम जहां पर आप उस वेरिएबल को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। Scope means the part of a program in which a variable can be used, कि मैं अपने उस मीन्स पूरे प्रोग्राम उस वेरिएबल को कहां पर यूज कर सकती हूँ। दो टाइप का स्कोप होता है, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। अब ध्यान से देखो, लोकल वेरिएबल्स यानी कि लोकल स्कोप क्या है, लोकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। जब मैं किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही हूँ तो आपका लोकल वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन बनाया वैल्यू नेम से, और यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिखा l इक्वल्स टू 10 और प्रिंट करा दिया यहाँ पर मैंने वैल्यू ऑफ l इनसाइड फंक्शन, वैल्यू ऑफ l इनसाइड फंक्शन। कितनी वैल्यू इनसाइड फंक्शन, l। और यहाँ पर मैंने क्या करा, अब ये जो l है ना आपका, ये मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया ना, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया है, तो ये l आपका कौन सा वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल, ठीक है। ये l आपका कौन सा वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये दिखा देगा वैल्यू ऑफ l इनसाइड फंक्शन 10। अब अगर मैं इसको फंक्शन के बाहर यूज करूंगी, मीन्स मैंने लिखा ये चीज कि वैल्यू ऑफ l इनसाइड, इनसाइड की जगह मैं लिख देती हूँ आउटसाइड फंक्शन। वैसे तो एक्सेसिबल है नहीं, मैंने क्या लिख दिया l, यहाँ पर ये आपका क्या आ रहा है, एरर, ठीक है। बिकॉज लोकल वेरिएबल्स जहां मैंने जिस फंक्शन में डिफाइन किया है ना, मैं सिर्फ उसको उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकती हूँ, उसके अलावा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ गया है ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स आपके कौन से होते हैं, जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हो। सपोज मैंने जी नेम से एक वेरिएबल लिया, वैल्यू लिखी उसकी 30, ठीक है। तो इसे आपका जो जी वेरिएबल है इसको आप फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो। मैंने लिखा वैल्यू ऑफ जी
इनसाइड फंक्शन, फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू और वैल्यू ऑफ जी आउटसाइड फंक्शन। जी कौन सा है यहाँ पर आपका ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं आ रहा, सॉरी। और ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये देखो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। सबसे पहले आपका कंट्रोल कहां पर आएगा, सबसे पहले आपका कंट्रोल आएगा, ये फंक्शन मींस ये तो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। वैल्यू फंक्शन कॉल किया, तो जब वैल्यू फंक्शन कॉल किया मेरा कंट्रोल यहाँ पहुंच गया, एल में वैल्यू 10, वैल्यू ऑफ एल इनसाइड फंक्शन, सबसे पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ठीक है। सबसे पहले आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, वैल्यू ऑफ एल इनसाइड फंक्शन 10, वैल्यू ऑफ जी इनसाइड फंक्शन 30, वैल्यू ऑफ जी आउटसाइड फंक्शन, ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन एक्सेसिबल है 30, तो ये आंसर आएगा 10 30 30 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया ग्लोबल वेरिएबल। अब बात आती है कि जो आपका फंक्शन है ये भी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है जी को, तो अगर इस फंक्शन ने जी की वैल्यू को चेंज करना है, इसने करना है सपोज इसमें ना जी इक्वल्स टू जी प्लस 10 करना है, 40 करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका वैल्यू फंक्शन है वो ग्लोबल वेरिएबल को तो एक्सेस कर ही सकता है, तो इसने क्या कर दिया, इसने बोला कि मेरे को जी की वैल्यू को क्या करना है 10 करना है, तो ये आपको एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट यूज होता है ग्लोबल कीवर्ड का, यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट किसका यूज होता है, ग्लोबल कीवर्ड का। ग्लोबल कीवर्ड का मतलब क्या है कि अगर मेरे फंक्शन में ग्लोबल कीवर्ड का यूज हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट मेरा फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में चेंज कर सकता है, फर्स्ट पॉइंट मेरा फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में चेंजेस कर सकता है, सेकेंड पॉइंट अगर मेरे फंक्शन ने ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यूज में चेंजेस करे हैं तो वो चेंजेस आउटसाइड द फंक्शन रिफ्लेक्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या बोला, अगर मेरे फंक्शन ने उस ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस किए हैं तो वो आउटसाइड द फंक्शन रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब कि लोकल वेरिएबल, अगर मैं इसको देखो एग्जीक्यूट करूं, मैं यहाँ पर ना एक चीज और लिख देती हूँ, ये हो गया आपका आफ्टर फंक्शन कॉल, और एक मैं लिखती हूँ बिफोर फंक्शन। प्रिंट वैल्यू ऑफ जी बिफोर फंक्शन कॉल, ठीक है। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब ध्यान से देखो ये कैसे चलेगा। सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट आएगी, मैंने सिर्फ थोड़ा सा साइज स्मॉल किया ताकि मेरा वेबकैम ना अड़े पीछे, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो बेसिकली। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट चलेगी, वैल्यू ऑफ जी बिफोर फंक्शन कॉल, जी की वैल्यू कितनी है 30, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर फंक्शन कॉल करा, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ एल इनसाइड फंक्शन 10, वैल्यू ऑफ जी। अब देखो इस फंक्शन ने ग्लोबल जी का रखा है, दैट मींस ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जी में वैल्यू क्या थी 30 प्लस 10, जी में वैल्यू क्या हो गई 40, तो अब ये जो जी की वैल्यू 40 हुई है ना, इस 30 को रिप्लेस कर देगी। इनसाइड द फंक्शन तो जी की वैल्यू 40 आ गई, आउटसाइड द फंक्शन भी जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो आंसर विल बी 30 10 40 40। चलिए आंसर विल बी 30 10 40 40। क्लियर हुआ ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ग्लोबल वेरिएबल क्या कहते हैं, इसके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, कि अगर मेरे फंक्शन ने ग्लोबल कीवर्ड यूज कर लिया तो इसका मतलब सिंपल सा है कि मेरा फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, उसकी वैल्यू में चेंज कर सकता है। सेकेंड पॉइंट कि अगर मेरा फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में चेंजेस कर रहा है तो दैट मीन्स कि मैं क्या करूं, वो फंक्शन मीन्स आउटसाइड द फंक्शन में उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, लोकल वेरिएबल्स हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसमें देखना चाहो तो आप देख सकते हो, एल इज अ लोकल वेरिएबल है, आउटसाइड फंक्शन लोकल वेरिएबल आपका एक्सेसिबल नहीं होता। ग्लोबल वेरिएबल हम पढ़ रहे थे, जी आपका ग्लोबल वेरिएबल है एंड ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, ठीक है। इनसाइड फंक्शन जी की वैल्यू 20, आउटसाइड फंक्शन जी की वैल्यू 20। ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल, फंक्शन के बाहर भी और फंक्शन के अंदर भी दोनों जगह एक्सेसिबल है। What if a same variable is declared inside as well as outside the function? कि same name से वेरिएबल फंक्शन के अंदर भी डिफाइन है, फंक्शन के बाहर भी डिफाइन है। ये मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट सपोज ए नेम से, ठीक है। ये सेम वेरिएबल आपका
ये सेम नेम से वेरिएबल आपका फंक्शन के अंदर भी डिफाइंड, और मैं प्रिंट करा रही हूँ इस ए की वैल्यू को, कहीं चेंज नहीं किया। वैल्यू ऑफ ए इन फंक्शन यानी कि इनसाइड फंक्शन और इसके बाद मैंने ये लिखा, फिर मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ए आउटसाइड फंक्शन। देखो इनसाइड, अब ये लोकल वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। सो लोकल स्कोप मींस फंक्शन के अंदर ए वेरिएबल दो हो गए, लोकल भी ग्लोबल भी, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? लोकल वेरिएबल को। प्रेफरेंस किसको मिलेगी? लोकल वेरिएबल को। तो इनसाइड फंक्शन जो है ना ए की वैल्यू, नो डाउट ये वाला फंक्शन इस 30 को भी एक्सेस कर सकता है और कर भी रहा होगा, बट जब मैं इसमें ए की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगी ना, तो पहले देखेगा लोकल स्कोप में उस नेम से कोई वेरिएबल है या नहीं है तो यहाँ पर आपका लोकल को प्रेफर करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक लेग्बी रूल भी फॉलो होता है जो अगेन आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन, कि प्रेफरेंस आपका सबसे पहले किसको मिलेगी? लोकल वेरिएबल। चलिए, व्हाट इफ अ सेम वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड फंक्शन, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलेगी। डन। Next is, so if both can have same variable names, how can a function change the value of a global variable in a local scope? कि यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया कि ए यहाँ पर भी है और ए इसके पास भी, इसने अगर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में चेंजेस करने तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? ग्लोबल ए। ये क्वेश्चन देखो, सिंपल सा एग्जांपल है, नाम कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। मैंने लिखा प्रिंट नम, नम की वैल्यू 1, माई फंक्शन कॉल किया, ये माई फंक्शन रिटर्न नम, नम की वैल्यू क्या थी? 1, ये 1 प्रिंट हो गया, और यहाँ पर भी नम की वैल्यू चेंज तो हुई नहीं, 1। अब देखो ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 5, ये दोनों आपके कौन से वेरिएबल्स हैं? ये दोनों आपके कौन से वेरिएबल्स हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। इंक्रीज फंक्शन कॉल किया, वैल्यू पास करी बी की यानी कि 5, तो एक्स में वैल्यू क्या आ गई? 5। अब ये क्या कह रहा है? ए इक्वल्स टू ए प्लस एक्स। अब ऐसा नहीं होगा कि ए की वैल्यू है 20 प्लस एक्स की वैल्यू आ रही है मेरे पास 5, तो तुम 25 कर दो। नो, ये फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में चेंजेस कर रहा है ना, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं होंगे। क्या लिखोगे? ग्लोबल ए। तो अगर किसी फंक्शन ने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में चेंजेस करने तो पहले क्या लिखेगा? ग्लोबल कीवर्ड यूज करेगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसमें क्या था आपका? सेम वही चीज, माई फंक्शन कॉल किया और y इक्वल्स टू ए, वो कह रहा है कि a की वैल्यू y में आ जाए। अब एक तरीके से आप y की वैल्यू चेंज तो कर रहे हो ना यहाँ पर, तो y में वैल्यू क्या थी? 5, तुम कह रहे हो y में a की वैल्यू आ जाए यानी कि 10, तो बेसिकली तुम y की वैल्यू को चेंज कर रहे हो यहाँ पर। तो ऑब्वियसली अगर आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करो तो ऑब्वियसली आपको पहले ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये अल्टरनेट मेथड क्या है? मैंने स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे कर दी, जैसे इसमें था ना इक्वल्स टू y इक्वल्स टू a, तो अब मैंने क्या कर दिया? ग्लोबल ए यहाँ पर क्या लिख दिया, ठीक है। ये भी हो गया। डिफरेंस कर लोगे, लोकल वेरिएबल क्या है? जो आपके विद इन द फंक्शन डिक्लेयर होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। लेग भी रूल हो गया। अब वैसे सिलेबस से डिलीटेड है, फुल फॉर्म देख लो, लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल और बिल्ट इन। नेक्स्ट मेरे पास आता है एक छोटा सा टॉपिक, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट। इसमें आपका बेसिकली देखो क्या होता है कि जब मैं फंक्शन को कॉल करूं, म्यूटेबल इम्यूटेबल समझते हो ना, म्यूटेबल जो इनप्लेस चेंजेस हो जाते हैं, इम्यूटेबल जो नहीं होते, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी ऑफ द डेटा टाइप, अ वेरिएबल बिहेव्स डिफरेंटली। मतलब म्यूटेबल और इम्यूटेबल देखो, इम्यूटेबल मतलब कि कोई नंबर्स वगैरह की अगर मैं बात करूं या स्ट्रिंग की बात करूं, अगर मैं वो स्ट्रिंग वाला पास कर रही हूँ, एग्जाम्पल देखो, एक्स की वैल्यू मैंने क्या पास करी? 10, 10 आपका इंटीजर है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। बिफोर फंक्शन कॉल वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। मैंने फंक्शन कॉल किया, वैल्यू क्या भेज दी? एक्स की वैल्यू 10, इसमें क्या वैल्यू आ गई? 10, एक्स की वैल्यू इसने क्या कर दी? 20, फंक्शन के अंदर चेंज कर दी, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? फंक्शन की 20, एक्स की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर आफ्टर लिख दो, ठीक है। आफ्टर फंक्शन कॉल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 10। अब यहाँ पर 20 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक तो ग्लोबल कीवर्ड नहीं यूज किया, सेकंड थिंग आपका इंटीजर्स जो है वो नंबर्स जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इम्यूटेबल मतलब सेम, उसने जो चेंजेस किया ना वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर हुए हैं, तो वो यहाँ पर बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। वहीं अगर मैं यहाँ पर म्यूटेबल टाइप का पास करती हूँ, यानी कि कोई लिस्ट वगैरह, ठीक है, ये कंसेप्ट आपका कई बार आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में यूज हो जाता है
कि अगर मैं कोई लिस्ट पास कर रही हूँ, मैंने लिस्ट ली, एक ही एलिमेंट है दैट इज 10, फंक्शन कॉल किया, x की वैल्यू पास करी यानी कि 10 लिस्ट पास करी, मैंने बोला x ऑफ 0 में जो भी था ना प्लस 10 कर दो, x ऑफ 0 पर क्या था 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, और मैंने x ऑफ 0 में डाल दिया, इनसाइड फंक्शन क्या आ गया 20 लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल के बाद प्रिंट कराऊंगी तो भी वैल्यू क्या प्रिंट होगी 20। अब मैंने ग्लोबल वगैरह कीवर्ड कोई यूज नहीं किया है, अब क्यों वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये आपका म्यूटेबल टाइप का है, तो इसने जो भी चेंजेस किए हैं ना वो आपके आउटसाइड द फंक्शन भी रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। सो इसी के साथ आप लोगों का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हम कर चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों का ये वर्किंग विद फंक्शंस का वन शॉट फाइनली कंप्लीट होता है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो फंक्शंस वाला टॉपिक है वो एकदम से क्लियर हो गया। मॉर्निंग में इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है एज डिसाइडेड। अब हम इवनिंग में लाइव क्लास होगी, इसकी पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज बेटा प्रैक्टिस करते रहना, चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर करना, प्लस ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट दैट लाइक बटन, और मुझे कमेंट बॉक्स के नीचे जो है ना फटाफट से अपना नारा लिख करके दिखा देना। मिलकर मेहनत करेंगे, धूम मचाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आएंगे विद आवर जानदार और शानदार सीरीज ऑफ रॉकिंग बोर्ड सीरीज तैयारी जीत की से, ठीक है। फटाफट से मिलते हैं इवनिंग क्लास में, हम डिस्कस कर रहे होंगे बहुत सारे पीवाईक्यूज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो इसलिए अपना टाइम लेकर के बैठिए, सारी की सारी चीजों को आप लोग टाइम से सॉल्व कर लीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन। बाय बाय।